नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपांकर गुप्ता फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट आपका आपके इस चैनल जस्टिस जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा टाइटल कि दुष्ट पत्नी को कैसे सबक सिखाएं। दोस्तों, ये कोई जो वीडियो है ये वुमेन्स के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जैसा कि आज सोसाइटी में हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं वो फॉल्स केस कर देती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। तो मैं आपको उससे बचने की कुछ टैक्टिक्स बता रहा हूँ। अगर वाइफ कभी भी आपके खिलाफ ऐसा कुछ करती है तो आपको उसको इस कंडीशन में आपको कैसे फेस करना है। जैसे रिसेंटली अभी एक हमारे सामने केस आया बेंगलुरु से, कोई अतुल सुभाष नाम के एक पर्सन है, उन्होंने सुसाइड कमिट किया है हताश होकर। तो ऐसा कुछ भी ना करें। ये वीडियो ऐसी ऐसी मतलब हस्बैंड्स के फेवर में उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। कई बार जो लॉ बने हुए हैं वुमेन्स के लिए, वुमेन्स उनको एज अ स्वॉर्ड वो यूज़ करती हैं, जबकि ये लॉ बनाए गए थे एज अ शील्ड कि वुमेन्स इसको एज अ शील्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले टाइम में वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत क्राइम कमिट्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ सोसाइटी का और सोसाइटी हमारी आगे बढ़ी, तो वुमेन्स ने भी मॉडर्न रेस में हिस्सा लिया और वो भी एजुकेट हुई और वो इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है ना, और सोसाइटी का पार्ट बनी। उसके बाद उन्होंने ये जो लॉस थे जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे, इनको एज अ स्वॉर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी हस्बैंड लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि वाइफ उनके खिलाफ झूठे केस में उनको इम्प्लीकेट कर देती है, और लॉ भी हस्बैंड के अगेंस्ट है, लॉ बायस्ड है, वुमेन फ्रेंडली है। तो ऐसे में जो लॉज है उससे हस्बैंड हरास होता है। तो अब मैं आपको मतलब उन हस्बैंड्स को जो कि इन ऐसे लॉस के थ्रू हैरेस किए जा रहे हैं, बचने की कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि हस्बैंड का जो एडवोकेट्स होते हैं वो हस्बैंड को सजेस्ट करते हैं कि आप 420 का केस कर दो, या अपनी मदर से सिस्टर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर करा दो अपनी वाइफ के खिलाफ, या और भी कई तरह के केसेस होते हैं, तो थेफ्ट का केस लगा दो, ठीक है ना। या और भी पहले एडल्ट्री भी था 499 आईपीसी में, ठीक है ना, लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया है, अब वो नहीं है। तो ये सारे केसेस लगा दो। तो ये केस कब और कैसे लगाने चाहिए, इनका भी एक तरीका है। ऐसे ही नहीं कि वाइफ के अगेंस्ट कुछ भी फाइल कर दो आप। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपकी वाइफ आपके खिलाफ कोई भी केस उसके दिमाग में होता है कि वो आपके खिलाफ कोई भी केस बनाएगी, वो तो सबसे पहले वो पुलिस को कॉल करती है। तो अगर वो आपके अगेंस्ट पीसीआर को कॉल करे, 112 नंबर पे कॉल करे, तो आप भी क्या करो, 112 नंबर पे कॉल कर दो, अपनी वाइफ के खिलाफ शिकायत करो। लेकिन जब भी आप शिकायत करो तो उसमें 112 पे कॉल करके उसमें जो शिकायत है उसमें आप पुलिस को बस कॉल कर दो, कह दो हाँ हाँ ऐसे मेरी वाइफ मेरे को परेशान कर रही है, मेरी मदर को टीज कर रही है, या मेरी सिस्टर को, जो भी है, आप ऐसी शिकायत कर दो। उसके बाद पीसीआर वैन आएगी, वो आपसे फ़ोन करके पूछेगी, पुलिस आपसे पहले फ़ोन करके पूछेगी पीसीआर वैन को भेजने से पहले। तो आप कह दो कोई नहीं, हमारा शॉर्ट आउट हो गया है, तो आपका एक रिकॉर्ड हो जाएगा वो। तो दोस्तों, जो ये एविडेंस है ये एक एविडेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक एविडेंस हो जाएगा जो आप 112 नंबर पे कॉल करोगे, और आरटीआई के थ्रू आप इस एविडेंस की कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं। जब आप बाद में केस फाइल करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा अपनी वाइफ के अगेंस्ट दिखाने में कि भाई मैंने इसकी पुलिस में कंप्लेंट की थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा हथियार वाइफ के पास क्या होता है? सबसे बड़ा हथियार वाइफ के पास होता है मेंटेनेंस फाइल करने मांगने का। वो मेंटेनेंस का जो केस है, अब 144 BNSS में फाइल होता है, पहले वो 125 CRPC में फाइल होता था। अब उसके पास ये एक हथियार होता है कि वो मेंटेनेंस मांगती है, तो वो कोर्ट में जाके सबसे पहले के खिलाफ मेंटेनेंस का केस करती है। तो उसमें वो झूठे सच्चे एलिगेशन लगाती है, वो झूठ बोलती है कि हस्बैंड की सैलरी इतनी है या उतनी है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, उसको ना अपना एफिडेविट फाइल करना होता है। कई बार आप ये देखने में आता है कि वाइफ ना जॉब करती है और वो उन चीज़ों को छुपाती है, वो कहती है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, और वो हस्बैंड की जो इनकम होती है उसको भी गलत बताती है। तो वो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हस्बैंड को क्या होता है, नोटिस होता है, हस्बैंड कोर्ट में जाता है, अपीयर होता है नोटिस देने, नोटिस पे। तो वो सबसे पहले उसको अपना इनकम सर्टिफिकेट फाइल करना चाहिए, और जो वाइफ की कंप्लेंट होती है, प्लेट की कॉपी उसको मिलती है, उसको देखना चाहिए कि उसमें वाइफ ने क्या क्या फैक्ट छुपाए हैं। अगर उसको पता लग जाता है
कि वाइफ ने झूठ बोला है एफिडेविट में, उसको अपनी इनकम छुपाई है। मान लो वो किसी सेक्टर में जॉब करती है, उसकी सर्टेन इनकम है और वो अपनी इनकम छुपा रही है, तो आपको क्या करना है, उसको, जो उसने एफिडेविट में झूठ बोला है, आपको उसके, और आपके पास इस चीज़ का अगर प्रूफ है कि वो जॉब करती है, आपको पक्का पता है, कंफर्म हो आप कि वो जॉब करती है, और दूसरे भी तरीके होते हैं पता लगाने के, वो मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। तो आप क्या कीजिए, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं आप, अगर वो झूठा एफिडेविट देती है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों 90% केसेस में वुमेन हमेशा हारती है केस। इसका कारण ये है कि वुमेन ना अच्छे वकीलों के पास नहीं जाती है, वुमेन ऐसी वकीलों के पास जाती है उल्टे सीधे, और वो गलत सलाह लेती है, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहती, वो अच्छे वकील के पास नहीं जाएगी, और वो सही एडवाइस नहीं लेती, वो जो उसके दिमाग में होता है उल्टी सीधी कंप्लेंट लिख के फाइल कर देती है, और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, वो हारती है। तो इसलिए ये जो केस होते हैं इनमें घबराने की कोई बात नहीं होती। इसी तरह से तो दोस्तों ये हो गया जो वो 144 BNSS में केस फाइल करती है उसकी रेमेडी। ठीक है ना। दूसरी बात है दोस्तों, अगर BNSS, ये 144 BNSS में पहले 125 CRPC था, इसमें अगर वो केस फाइल कर भी देती है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी मदर है, आपके जो अनमेरिड सिस्टर है, वो भी आपके घर में रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको, उनसे भी अपने ऊपर केस डलवा लेनी चाहिए। क्योंकि जो कोर्ट कोर्ट क्या करती है, कोर्ट देखती है कि इस आदमी की इनकम कितनी है, इसका खर्चा कितना है। तो जब आपकी मदर भी आपसे डिमांड करेगी 144 BNSS में कि भाई मेरे लड़के की इनकम इतनी है, और सॉरी मेरा खर्चा इतना है, मेरे को मेरा खर्चा चाहिए, और आपकी सिस्टर भी डिमांड करेगी, तो आप अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप ही बड़े हो, तो आपको उनको देना पड़ेगा। मान लो आपके फादर की इनकम नहीं है, आपके फादर नहीं कमाते, वो रिटायर हो चुके हैं, या उनकी जॉब नहीं है, या प्राइवेट जॉब करते थे, तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे ना। तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है किसका खर्चा कितना है, तो उस कंडीशन में 100% जो वाइफ की मेंटेनेंस है बहुत कम हो जाती है, तो उसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा मेंटेनेंस लेने का। दूसरी बात दोस्तों, जब वाइफ आपकी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो आपको ये कहना चाहिए कोर्ट में कि मैं तो उसको रखना चाहता हूँ, ये अलग रहना चाहती है। अगर वो अलग रहेगी, अगर वो अपनी मर्जी से अलग रहेगी, तो वो मेंटेनेंस का राइट खो देती है। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए वाइफ क्या करती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है 498A में, जो पहले फाइल होता था IPC में। अब दोस्तों वो 85 BNS में फाइल होता है, जो पहले केस 498A में फाइल होता था ना, अब वो 85 BNS में फाइल होता है, तो वो उसको भी कर देती है। वो दिखाती है कि हस्बैंड मुझे क्रूअल्टी करता है, मारता पीटता है, इसके घर वाले मारते पीटते हैं, तो इस वजह से वो अपना मेंटेनेंस इंट्रीम ऑर्डर करा लेती है मेंटेनेंस का। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए कि हम तो उसको साथ रखना चाहते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 9 का नोटिस भी दे सकते हैं उसको, सेक्शन 9 का केस भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है सेक्शन 9 का केस डालना HMA में, हिंदू मैरिज एक्ट में। तो आप उसको दिखा सकते हैं कि देखिए हम तो इसको रखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप पहले ही अगर सेक्शन 9 का केस फाइल कर देंगे, अगर वाइफ ने 498A का केस नहीं फाइल किया, आप उससे पहले ही सेक्शन 9 का केस फाइल कर दें, तो आपके मतलब आप फायदे में, बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सेक्शन 9 का केस बहुत अच्छा होता है, हालांकि कुछ वकील इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर इसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको मेंटेनेंस से बचा लेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सेक्शन 9 के केस में आप जा सकते हैं। अगर सेक्शन 9 के केस के बाद अगर 498A का केस आपकी वाइफ फाइल करती है, तो उसका केस कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरा सजेशन है कि कभी भी जैसे ही आपकी वाइफ जाए अपने घर, और वो आपसे झगड़ा वगड़ा करे, और आपको लगे कि ये पुलिस कंप्लेंट करी है, कुछ भी करेगी, तो आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर दो तुरंत ही। सेक्शन 9 का केस एक बार कोर्ट में फाइल हो जाएगा, तो उससे प्रेशर पड़ता है। उसके बाद आपकी वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करेगी, तो वो इतना वो नहीं होगा, आप कोर्ट में दिखा सकते हो, देखो मैंने सेक्शन 9 का केस जब फाइल करा, ये मुझसे झगड़ा कर रही थी, उसके बाद इसने 498A का केस फाइल किया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को समझ में आ जाएगा कि ये झूठा केस फाइल कर रही है। तो सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मतलब बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए।
उसके बाद दोस्तों कई बार ये भी होता है कि वाइफ जॉब करती है, हस्बैंड की कोई जॉब नहीं होती, हस्बैंड इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करता। तो ऐसे में अगर वाइफ अच्छी जॉब करती है, उसके पास अगर उसका अच्छा पैकेज है, तो आपकी मदर, आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर वो डिजीज हैं, तो वो भी मेंटेनेंस उससे ले सकते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। हस्बैंड भी मेंटेनेंस ले सकता है वाइफ से, सेक्शन 24 HM में, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये भी है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कई बार जो वाइफ होती है, वो हाउस वाइफ्स होती हैं कुछ, वो जॉब्स नहीं करती, तो उनके लिए वो क्या करती हैं, अपने घर चली जाती हैं और वहीं से क्या करती हैं, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको भी उसको प्रेशर में डालने के लिए आपको भी अपनी वाइफ से, सॉरी, अपनी सिस्टर से और अपनी मदर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस उसके खिलाफ कर देना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पेरेंट्स अबव 60 हैं, तो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट में भी आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा सकते हैं अपने घर वालों से, ताकि उस पर प्रेशर डले। इससे वाइफ पे प्रेशर डलता है और वो केस, अनर्गल केस डालने से बचती है। इस ऐसे ही दोस्तों वो क्या करती है, कई बार वाइफ जो हस्बैंड के घर वाले होते हैं उनको भी इम्प्लीकेट कर देती है फॉल्स केसेस में, वो उनको भी फंसाने की कोशिश करती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप अलग रहते हो, तो आपको किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप अलग रहते हो, तो आपको जो उसने एफिडेविट दिया है कोर्ट में झूठा, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जिन जिनके नाम इम्प्लीकेट किए हैं, तो आप इसके अगेंस्ट भी जो झूठा एफिडेविट उसने दिया है, अगर उसने झूठा एफिडेविट दिया है, तो आप सेक्शन 248 BNS सेक्शन 248 में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। क्या दोस्तों एक काम ये भी है, आप पहले जब उस वो झूठे नाम डालती है, तो SHO आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है, तो आप उसमें जाते हो इन्वेस्टिगेशन में, तो आप उसको कोऑपरेट करते हो, और कोऑपरेट करके जब आप अपने घर वालों के नाम हटवा लेते हो, एक तरीका तो ये है, जब आप अपने घर वालों के नाम हटवा लेते हो उसमें से, तो आप एविडेंस देते हो कि मेरे घर वाले इसमें इम्प्लीकेट नहीं है, हम बाहर रहते हैं, कुछ भी करके, मतलब जिस भी तरीके से, तो जब आपके घर वालों के नाम हट जाते हैं, तब भी आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी वाइफ कुछ भी झूठ बोलती है कोर्ट में आके, कोई भी वो कुछ भी झूठा एविडेंस फाइल करती है आपके खिलाफ, या कोई झूठी स्टेटमेंट देती है, और आपके पास उसके लिए उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो आपके पास एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आप दोस्तों ये झूठा स्टेटमेंट या झूठा एफिडेविट देने के अगेंस्ट अपनी वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं 379 BNSS में। ये होता है पर्जरी का केस, ठीक है ना। तो आप पर्जरी का केस भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। ये बहुत दमदार केस होता है दोस्तों, उसी कोर्ट में फाइल होता है जहाँ पे वो झूठी स्टेटमेंट, झूठा एफिडेविट देती है। ये जरूर फाइल करें, ठीक है ना। और अगर ये केस कभी कभी डिले करती है कोर्ट इसको फाइल करने में, तो आप एक एप्लीकेशन लगा दें इसके साथ। तो दोस्तों आप इसके लिए एक एप्लीकेशन लगा दें, अर्ली डिस्पोज ऑफ माई एप्लीकेशन अंडर 379 ऑफ BNSS। तो कोर्ट क्या करेगी, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ कर देगी। पर्जरी का जो केस होता है 379 ऑफ BNSS में फाइल होता है, ये जरूर फाइल करें। दोस्तों एक बात और, जब भी आपकी वाइफ घर छोड़ के जाए, तो आप उसकी वीडियो जरूर बना लें, जो जो सामान लेके जा रही है। कोई कई बार वाइफ क्या करती है, वो घर से चली जाती है, सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ ले गए, और फिर आप पे इल्जाम लगाती है कि आपकी जो वो ज्वेलरी थी वो आपके घर छोड़ गई है, ठीक है ना। तो उसकी जब भी हो जाए, तो उसकी वीडियो जरूर बनाएं। आप जो सामान लेके जा रही है उस सब सामान की वीडियो बना लें, तो उसके झूठ बोलने के चांसेस कोर्ट में बहुत कम हो जाएंगे। और अगर वो फिर भी लेके चली जाती है, तो आप उसके खिलाफ थेफ्ट में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों कई बार लड़की की शादी नहीं हो रही होती, तो लड़की वाले झूठ बोल के लड़की की शादी करा देते हैं, और आपको झूठ बाद में पता चलता है। कई बार लड़की क्या होती है, पहले से डिवोर्स ही होती है, या उसको कोई लंबी बीमारी होती है, जो बीमारी ठीक नहीं हो रही होती है, तो ये भी ग्राउंड आपके पास मन जाता है। तो इसके भी खिलाफ आप उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें ये अब जो कंप्लेंट फाइल होती है, वो 318 ऑफ BNS में फाइल होती है, पहले 420 में फाइल होती थी IPC में। तो ये भी है। उसके अलावा भी दोस्तों आप इस ये मैरिज वर्डेबल होती है, आप सेक्शन 12 ऑफ HMA में इसके अगेंस्ट एक केस डाल सकते हैं डिवोर्स का।
आप इसमें डिवोर्स केस भी फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 12 में करना, सेक्शन 13 में नहीं, सेक्शन 12 में करना चाहिए इसके लिए। ये वोडेबल मैरिज के लिए होता है। अगर आपके पास प्रूफ है, कोई उसको बीमारी है ऐसी जिसका इलाज बहुत पहले से चल रहा था और उन्होंने छुपाया था, ये अपनी कास्ट छुपाती है, या फिर वो जैसे नॉन वेज खाती है और आप नॉन वेज नहीं खाते हो, ये सब छुपाते हैं, तो इसके भी खिलाफ आप कर सकते हैं। इसके इसके खिलाफ भी आप सेक्शन 12 में केस फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपकी वाइफ आपके खिलाफ पब्लिक प्लेस पे कुछ अनर्गल बातें करती है और आप उसकी वीडियो बना लेते हैं, कोई भी गलत बात करती है पब्लिक प्लेस पे, आपसे झगड़ा करती है, आपके बारे में अपशब्द बोलती है, तो दोस्तों आप उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अब ये जो डिफेमेशन का केस है, ये 356 ऑफ BNS में आप उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। ये भी बहुत बेनिफिशियल केस है। एक बात और दोस्तों, एक चीज़ बहुत देखने में आती है कि कुछ औरतें होती हैं, कुछ वाइफ्स होती हैं, उनके बॉय वो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती हैं, उनके कुछ बॉयफ्रेंड्स होते हैं। पहले तो ये पनिशेबल था IPC में, एडल्ट्री में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को नल एंड वॉइड वो कर डिक्लेयर कर दिया है। अब ये एक क्रिमिनल ऑफेंस ना होकर एक सिविल ऑफेंस तो है। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी अच्छे एडवोकेट से मिले और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर दे, अपनी वाइफ के अगेंस्ट भी केस फाइल कर दे, क्योंकि इसमें आपका जो मेंटल पीस है, आपकी जो मेंटल पीस है वो चली गई, आपका हैरेसमेंट हो रहा है, आप सोसाइटी में सबको पता चल गया, आपकी इंसल्ट होने लगी है, तो आप किसी को क्या मुंह दिखाओगे। तो इसके लिए आप उस पर सिविल केस करें, सिविल केस में सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर दें, सूट फॉर डैमेजेस दोनों के खिलाफ फाइल करें, क्योंकि जैसे ही आप सूट फॉर डैमेजेस फाइल करेंगे, सिविल केस का बेनिफिट होता है कि उसको तुरंत नोटिस सर्व हो जाएगा और उनको कोर्ट में आना पड़ेगा। सिविल केस थोड़ा लंबा तो चलता है लेकिन बहुत अच्छा होता है, उससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो आप ये, और अगर आप ये किसी तरह प्रूफ कर पाए कि वो बॉयफ्रेंड रखती है या इस तरह की जो इमोरल एक्टिविटीज हैं उसमें वो इन्वॉल्व है, तो इसी बिहाफ पे आप डिवोर्स भी फाइल कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो और उसका जो बॉयफ्रेंड है, किसी अच्छे एडवोकेट से मिलके उसके ऊपर अच्छे सेक्शंस में, क्रिमिनल के अच्छे अच्छे सेक्शंस में उसके ऊपर केस फाइल करवा सकते हैं और अपनी वाइफ को भी क्रिमिनल केस में भी इम्प्लीकेट कर सकते हैं। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब पे सब बताना सही नहीं रहेगा। अगर मैं ऐसी बातें बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा लोग सावधान हो जाएंगे कि किस तरह से केस फाइल होते हैं। तो ये तो आप, अगर आपको इस तरह के ये रेमेडीज होती हैं, तो अगर आपको ये भी करनी हो तो आप किसी अच्छे एडवोकेट से संपर्क करें और अच्छे एडवोकेट से मिलके डिस्कशन करें और अपनी वाइफ के खिलाफ अच्छी धाराओं में क्रिमिनल केस बनवाएं। बन जाते हैं, अच्छे अच्छे क्रिमिनल केस बनते हैं और वाइफ बहुत बुरी तरह फंस भी जाती है। ऐसी वाइफ जो अपने आप को ज़्यादा चटक समझती है, जो ज़्यादा स्मार्ट समझती है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो बहुत अच्छे से बिगड़ जाता है ऐसी वाइफ्स का और ऐसे बंदों का जो किसी किसी की फैमिली को बर्बाद करते हैं। तो मैं गलत नहीं मानता, अगर आपको उनके खिलाफ कोई अच्छा केस, झूठा केस भी फाइल करवाना है तो बिल्कुल करवा सकते हैं आप ऐसे लोगों के खिलाफ जो दुष्ट टाइप के हैं, ऐसे बुरे टाइप के लोग हैं, तो कर देना चाहिए इनको सुधारने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इनके खिलाफ कोई लॉ नहीं है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं वो डायरेक्ट क्राइम नहीं करती हैं, वो इनडायरेक्ट क्राइम करती हैं, जबकि जो मैन है वो इतना सोचता नहीं, वो डायरेक्ट क्राइम कर देता है। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो इनडायरेक्ट क्राइम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है ना। तो उनकी सब डिटेल निकल जाती है, वो कितनी भी अपने आप को स्मार्ट समझे, वो सब डिटेल्स निकल जाती हैं, उसके टेक्निक्स होती हैं। जब इंक्वायरी होती है कोर्ट की तो सब चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। अगर वो किसी भी ऐसे केस, किसी भी ऐसे कांड में इन्वॉल्व है, मतलब बॉयफ्रेंड रखती है और आपके साथ मतलब आपको नीचा फील कराती है, आपको बुरा फील कराती है, तो आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं और आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आप उल्टे सीधे एडवोकेट से केस फाइल ना कराएं, इसके लिए बहुत ही अच्छे एडवोकेट को हायर करें और किसी अच्छे एडवोकेट से ही केस फाइल करवाएं, तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। आप बिल्कुल भी कोई गलत कदम ना उठाएं। अच्छे अच्छे एडवोकेट्स बहुत हैं सोसाइटी में, बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट्स भी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर से बात करेंगे, फिर से मैं आपको कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और अच्छी नई नई बातें बताऊंगा कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। तब के लिए दोस्तों थैंक यू, गुड नाइट।